Hello students, welcome to the online platform of Akbar classes. Students, we are going to start a new chapter today. That is actually this is a new section. Under this section we are going to read a lot of chapters. The section is human physiology. Class 11th का आपका यूनिट 5 है ये, इसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं. ह्यूमन फिजियोलॉजी. बच्चों एक बात आती है फिजियोलॉजी की, इसे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ठीक है. आप फिजियोलॉजी से इंट्रोड्यूस होंगे कि एक ऑर्गेनिज्म किस तरह से फंक्शन कर रहा है. द स्टडी ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी. तो पार्टिकुलरली आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं? ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट यही है, ठीक है. ह्यूमन फिजियोलॉजी में बहुत सारे चैप्टर हैं. बच्चों जब हम फिजियोलॉजी को पढ़ने की बात करते हैं तो हमारा एक पार्टिकुलर अप्रोच होता है पढ़ने की तरफ, ठीक है. इस अप्रोच को समझाने के लिए मैं दो वर्ड्स बोर्ड पे लिख रहा हूँ. एक को हम कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच, दूसरे को कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ स्टडी. बच्चों आप रिलैक्स हो जाएं, ये बड़ा यूनिट है, लंबा यूनिट है, बहुत सारे चैप्टर्स है इसमें. इससे पहले कि हम प्रोसीड करें पढ़ने की तरफ, बेसिक चीज़ों से हम अवेयर हो जाते हैं. पहला टर्म फिजियोलॉजी. फिजियोलॉजी हाउ एन ऑर्गेनिज्म इज फंक्शनिंग, कैसे एक ऑर्गेनिज्म काम कर रहा है, ठीक है. पार्टिकुलरली यहाँ पर हम कौन सा ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं? ह्यूमंस के बारे में बात कर रहे हैं. बच्चों चूँकि हमारा सेक्शन बहुत बड़ा है, तो इफ़ इन द बिगिनिंग वी गेट अवेयर ऑफ द अप्रोचेज दैट वी आर गोइंग टू यूज़ इन दिस स्टडी, इट विल बी बेटर फॉर अस. तो मैं बात कर रहा हूँ किसकी, कि दो अप्रोच हम ध्यान में रखते हैं फिजियोलॉजी को समझने के लिए. एक को हम कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच, दूसरे को कहते हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ स्टडी. बच्चों रिडक्शनिस्ट अप्रोच जो होता है, इसमें हम एक पार्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सिंपलर यूनिट्स में तोड़ते हैं, ठीक है. जैसे मैं आपको ह्यूमंस के बारे में बात करूँ, ह्यूमंस का एक ये ऑर्गेनिज्म के लेवल पे है. इसके नीचे अगर हम जाएंगे हायरार्की में तो हमें मिलेगा ऑर्गेनिज्म है, हमें नीचे जाएंगे तो मिलेगा ऑर्गन सिस्टम, फिर मिलेगा टिश्यू, फिर सेल. तो बच्चों जब हम एक ऑर्गेनिज्म की स्टडी के लिए इसको लोअर कंपोनेंट्स में इसको तोड़ते हैं, ठीक है, सेल तक पहुंचते हैं, सेल के बाद फिर सेल के कंपोनेंट्स, फिर मैक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं. उस सिस्टम में तोड़कर जब हम उसकी स्टडी करना चाहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं रिडक्शनिस्ट अप्रोच, ठीक है. दूसरा आप देख रहे हैं ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ स्टडी. ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ स्टडी में हम एक ऑर्गेनिज्म को उसके कंपोनेंट्स में नहीं तोड़ के उसको इंडिविजुअली कंसीडर करते हैं. जैसे आप इकोलॉजी की स्टडी कीजिएगा तो पता चलेगा कि आप इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म को पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं, फिर उसके रिलेशन को इस्टेब्लिश कर रहे हैं इकोसिस्टम से, एंड दैट इज़ द पार्ट ऑफ इकोलॉजी. बट यहाँ पर पार्टिकुलरली कुछ चैप्टर्स में हम क्या करने वाले हैं कि ह्यूमन्स के कंपोनेंट्स को, ठीक है, कंपोनेंट्स के बारे में यहाँ पे दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक टिश्यू की बात हो जाएगी, ठीक है, या फिर सेल की बात हो जाएगी. हम क्या करेंगे कंपोनेंट्स के लेवल पे, एक टिश्यू के फॉर्म में किस तरह से फंक्शन कर रहा है, एक सेल कैसे फंक्शन कर रहा है एक पार्टिकुलर फिजियोलॉजी में, उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है. तो हमारा दो बेसिक अप्रोचेज होंगे, रिडक्शनिस्ट अप्रोच और ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ स्टडी. हम पहले कुछ चैप्टर्स 3-4 चैप्टर आपकी ह्यूमन फिजियोलॉजी के प्योरली हम रिडक्शनिस्ट अप्रोच पे पढ़ेंगे. बच्चों पहले ऐसा लगता था कि एक इंडिविजुअल अप्रोच से पढ़ाई हो सकती है, ठीक है, या तो हम कम्प्लीटली रिडक्शनिस्ट अप्रोच के बारे में बात करें या फिर ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ स्टडी के बारे में बात करें, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है. अब हम पढ़ते वक्त दोनों अप्रोच को मिक्सअप करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ वी कैन प्रोसीड विद द स्टडी. अगर आपको इस लेवल पे इन चीज़ों की बात समझ में नहीं आई, तो जब मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगा और जब हम देखेंगे कि कैसे बड़े मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स छोटे छोटे पार्ट्स में टूट रहे हैं, तब आपको समझ में आएगा कि वी आर स्टडिंग ए पार्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ एन इंडिविजुअल, एंड दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड रिडक्शनिस्ट अप्रोच, ठीक है. और दूसरा मैं आपको एग्जांपल दूं कि आप जब नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होंगे तो आपको कुछ एक रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल्स मिलेंगे. रिफ्लेक्स एक्शन के एग्जांपल पे हम सेलुलर लेवल पे क्या हो रहा है उस पर बहुत ज़्यादा हम ध्यान नहीं देते, हम अपने रिस्पॉन्स को और जो स्टिम्युलेंट्स हैं उस पर ध्यान देते हैं. तो ये एक बेसिक आइडिया था रिडक्शनिस्ट और ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ स्टडी का, ठीक है. बच्चों हमारा जो पहला ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर है वो है डाइजेशन. ह्यूमन्स में जो पहला सेक्शन है हमारा वो है डाइजेशन.
क्लास 10th में आपने बच्चों पढ़ा होगा कि बहुत सारे लाइफ प्रोसेसेस हैं दैट कीप्स अस अलाइव, हमें ज़िंदा रखते हैं, उसमें से एक न्यूट्रिशन भी है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन को कंप्लीट करने के लिए, न्यूट्रिशन क्या है? आपका फूड का इंटेक और उसका यूटिलाइजेशन। सिर्फ फूड का इंटेक न्यूट्रिशन बिल्कुल भी नहीं है। तो फूड का इंटेक और उसका जो यूटिलाइजेशन है, इस्तेमाल है, एसिमिलेशन है, उसको हमने कहा था न्यूट्रिशन। ह्यूमंस में ये न्यूट्रिशन एक पार्टिकुलर सिस्टम के ज़रिए पूरा होता है जिसको हम कहते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। उसी की स्टडी हम आज की क्लास में करने वाले हैं। आई एम श्योर कि आप सारे लोग अवेयर होंगे डाइजेशन टर्म से, बट स्टिल मैं एक बार आपको एक आइडिया क्रिएट करता हूँ डाइजेशन का क्या है। डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स जो आपने फूड के जरिए लिया था वो छोटे छोटे पार्ट्स में टूटते हैं ताकि वो ब्लड स्ट्रीम में आसानी से जा सकें, ब्लड स्ट्रीम में आसानी से एब्जॉर्ब हो सकें। आई एम रिपीटिंग माई सेल्फ कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स, मैक्रो मॉलिक्यूल्स जो आप फूड के फॉर्म में आपने लिया था वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटते हैं और एब्जॉर्ब होते हैं ब्लड स्ट्रीम में ताकि वो बॉडी के हर इंडिविजुअल सेल तक पहुंच सकें, हर लिविंग सेल तक पहुंच सकें, बिकॉज एवरी सेल ऑफ ए बॉडी नीड्स दोज न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, उस प्रोसेस को हमने क्या कहा? डाइजेशन, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना। बच्चों, डाइजेशन दो तरीके से हो सकता है। एक तरीका फिजिकल हो सकता है और दूसरा केमिकल हो सकता है। जब आप मैकेनिकली फूड को तोड़ते हैं उसे हम कहते हैं फिजिकल डाइजेशन, जैसे कि चूइंग हो गया। ठीक है, फिजिकल डाइजेशन जब आप मैकेनिकली लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ते हैं उसे हमने क्या कहा? फिजिकल डाइजेशन। जब आप उससे लार्जर मॉलिक्यूल्स को स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में तोड़ने के लिए केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं, पार्टिकुलरली एंजाइम्स, उन केमिकल्स को हम एंजाइम्स कहते हैं जो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं, उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। दीज आर वेरी बेसिक टर्म्स, बस मैं आपको एक आइडिया क्रिएट कर रहा हूँ कि समझ में आपको बात। ठीक है, डाइजेशन, द ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मैक्रोमोलिक्यूल्स इनटू स्मॉलर molecules so that they can be absorbed readily into the blood stream is called digestion. The system responsible in humans to digest food is called human digestive system. Okay, digestion can be performed by two ways. One is physical, the second one is chemical. Physical digestion, when we break down food into smaller particles mechanically like chewing, it is called फिजिकल डाइजेशन। दूसरा है केमिकल डाइजेशन, जब आप केमिकल्स की मदद से, एंजाइम्स की मदद से फूड को ब्रेक डाउन करते हैं स्मॉलर पार्टिकल्स में, उसको हम कहते हैं केमिकल डाइजेशन। ठीक है, आई होप ये बातें आपकी क्लियर हो चुकी होंगी। हम ह्यूमन डाइजेशन के बारे में बात करना शुरू करेंगे। ह्यूमन डाइजेशन के बारे में करना शुरू करें उससे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहूँगा। बच्चों, बात है 1822 की, जब हमें डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बहुत ज़्यादा पता नहीं था। एक्चुअली आप जब ह्यूमन फिजियोलॉजी या फिर साइंस के किसी भी स्टडी के बारे में पढ़ेंगे तो डिफरेंट साइंटिस्ट का आपको कंट्रीब्यूशन पता चलेगा कि उन्होंने पार्टिकुलरली क्या किया एंड हाउ दे आर रिगार्डेड इन द फील्ड ऑफ दैट पार्टिकुलर थिंग। तो मैं यहाँ पर एक साइंटिस्ट का नाम आपको बताना चाहूँगा जिसका नाम था एक्चुअली विलियम ब्यूमॉन्ट। ही वॉज एन अमेरिकन साइंटिस्ट, US आर्मी में वो साइंटिस्ट डॉक्टर थे वो, विलियम ब्यूमॉन्ट। 1822 की बात है। एक्चुअली उस टाइम तक हमारे एक बार अगर हमने फूड को अंदर कर लिया, इंजेस्ट कर लिया, तो हमारे अंदर क्या हो रहा है उस टाइम तक किसी को पता नहीं था कि ऐसा क्यों हो रहा है। विलियम ब्यूमॉन्ट को एक पेशेंट मिला जिनका नाम सेंट मार्टिन था। ही वॉज फ्रॉम कनाडा। ही वॉज शॉट बाई ए शॉट गन। उन्हें गोली लगी थी सीने के नीचे लेफ़्ट साइड में। ठीक है, तो उनके सीने के नीचे लेफ़्ट साइड में 1 इंच का होल हो गया तो हिज स्टमक बिकम विजिबल। अच्छी बात यह थी कि इंजरी तो हुई बट ही डिडंट डाई, वो मरे नहीं और उनका जो स्टमक है उस 1 इंच के होल से विजिबल होने लगा। ठीक है, तो दैट वाज ए ग्रेट चांस फॉर विलियम ब्यूमॉन्ट। उस टाइम तक किसी को इंटरनली क्या हो रहा है स्टमक में या डाइजेस्टिव सिस्टम में पता बिल्कुल भी नहीं था। तो विलियम ब्यूमॉन्ट के लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस था कि उन्हें पता चला कि एक ऐसा पेशेंट है हुआ शॉट और जिसका स्टमक विजिबल हो रहा है, तो उसे लगा कि लाइक लेट्स डू सम स्टडी ऑन दिस।
उन्होंने उसे अपने पास बुलाया, फॉर्मली कुछ पेपर साइन करवाया और कहा कि आई एम गोइंग टू स्टडी अबाउट योर स्टमक एंड डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो वो एक्सपेरिमेंट्स क्या किया करते थे? एक्सपेरिमेंट्स वो ऐसे कुछ किया करते थे कि फूड पार्टिकल्स को सिल्क के थ्रेड में बांधा करते थे, उसे खिलाया करते थे और फिर वापस खींच लिया करते थे। ठीक है, वापस खींच लिया करते थे कि क्या हुआ उस फूड पार्टिकल के साथ स्टमक में एक पार्टिकुलर पीरियड रह जाने के बाद। इवन उस दौरान पीपल गो लेंथ्स टू डू सम क्रेजी थिंग इन साइंस। तो उन्होंने ये भी किया कि जो फूड पार्टिकल्स अंदर डाल रहे थे सिल्क थ्रेड से बाहर निकाला, एंड ही इवन टेस्टेड दैट, उन्होंने टेस्ट भी किया। ठीक है, तो जब पहली बार टेस्ट किया बाहर निकाल के तो उन्हें एसिडिक लगा। तो पहली बात यहाँ पर सामने आई, पहली बार वो बात पता चली कि हमारे स्टमक में कुछ तो है जो एसिड जैसी फील देता है या एसिडिक बनाता है स्टमक के इन्वायरमेंट को। ठीक है, तो वी विल स्टडी लेटर कि आप ये बेसिकली ये जानते होंगे कि क्यों स्टमक एसिडिक है उस पर, लेकिन हम लोग बाद में बात करेंगे। बट दिस वाज अ स्टोरी, ये चीज़ थी कि हम एक पार्टिकुलर साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन को समझ सके, उन्होंने क्या किया था। हिज नेम वाज विलियम ब्यूमोंट। कहानी से अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी की। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबे से पाइप का बना होता है। इफ़ आई एम नॉट एग्जैजरेटिंग थिंग, यस इट इज़ अ पाइप। 40 फुट लगभग लंबा पाइप है ये। ठीक है, इस पाइप को हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनल या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या बात कर रहे हैं बच्चों हम? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज़ अ वेरी लॉन्ग पाइप, अप्रोक्सीमेटली 40 फीट्स लॉन्ग, 40 फुट लंबा लगभग, एक लंबा सा पाइप है। चलो इमेजिन करते हैं इसको, एक लंबा से पाइप को। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबे से पाइप से बना हुआ है जिसको हमने कहा एलिमेंट्री कैनल या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। लेकिन जितनी सिंपल चीज़ें आपको लग रही हैं, ये पाइप उतना सिंपल नहीं है। दिस पाइप गेट्स मॉडिफाइड एट डिफरेंट प्लेसेस। मॉडिफिकेशन, चेंजेस आना एक पार्टिकुलर फंक्शन को करने के लिए। तो ये पाइप डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट मॉडिफिकेशंस लाता है। ठीक है, कहीं पर ये जे शेप्ड हो जाएगा, कहीं पर ये जे शेप्ड हो जाएगा तो हम इसे स्टमक कह देंगे। फिर कहीं पे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर हो जाएगा तो हम इसे इंटेस्टाइन कह देंगे, कुछ इस तरह से। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं कि एलिमेंट्री कैनल या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज ए वेरी लॉन्ग पाइप, इज ए वेरी लॉन्ग पाइप अप्रोक्सीमेटली 40 फीट लॉन्ग। और ये जगह जगह पर इसमें मॉडिफिकेशंस आ गई हैं, चेंजेस आ गए हैं, वो चेंजेस जो इसको एक पार्टिकुलर फंक्शन को करने में मदद कर रहे हैं। बट बेसिकली इट इज अ पाइप and this pipe is called elementary canal. Human digestive system। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने क्या बोला कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है? बेसिकली एक पाइप है लंबा सा। ठीक है, उस लंबे पाइप को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनल। ये लंबा पाइप जगह जगह पर अपने फंक्शंस के बेसिस पे मॉडिफाई हो जाता है, जिनको हम बाद में और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बनाता है, जैसे स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ओएसोफेगस। देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स दैट आर फॉर्म्ड ड्यू टू मॉडिफिकेशन, बट बेसिकली इट इज अ पाइप। और इस पाइप की जो ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं माउथ। ठीक है, एक्चुअली एंटीरियर ओपनिंग, एंटीरियरली जो ओपनिंग होती है जो उसको हम कहते हैं माउथ। ठीक है, और जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है इसकी उसको हम कहते हैं एनस। ठीक है, फिर हम वापस आ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में। ह्यूमन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एक लंबा सा पाइप है, एक लंबा, जिसको हम एलिमेंट्री कैनल भी कहते हैं। उसकी ओपनिंग जो एंटीरियर ओपनिंग है उसको हम क्या कहते हैं? माउथ। और जो पोस्टीरियर ओपनिंग है उसको हम कहते हैं एनस। ठीक है बच्चों, तो अब अगला सवाल है, क्या हमारा डाइजेशन सिर्फ इस एलिमेंट्री कैनल के जरिए हो जाता है? तो इसका सवाल है, जवाब है स्ट्रेट नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इस एलिमेंट्री कैनल में फूड को डाइजेस्ट होने के लिए कुछ और भी ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसको हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। ठीक है, एसेसरी ऑर्गन्स के एग्जाम्पल आपके जैसे टीथ है,
टंग है, पेनक्रियाज, लिवर, गॉल ब्लैडर, salivary glands. These are different accessory organs that are required to digest food. फिर हम वापस चलते हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ। मैंने ये बोला ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक लंबे से पाइप का बना होता है जिसे हम एलिमेंट्री कैनल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनल या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट या फिर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी कहते हैं। ये गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जो एंटीरियर ओपनिंग होती है उसको हम कहते हैं माउथ, और जो पोस्टीरियर ओपनिंग होती है उसको कहते हैं एनस। अब अगला सवाल हमारा ये था कि क्या डाइजेशन सिर्फ इस एलिमेंट्री कैनल में कंप्लीट हो जाता है? मैंने कहा बिल्कुल भी नहीं। डाइजेशन को कंप्लीट करने के लिए हमें कुछ और भी ऑर्गन्स की ज़रूरत पड़ती है। कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो ग्लैंड के फॉर्म में काम करते हैं और कुछ ऐसे ऑर्गन्स जो फिजिकल डाइजेशन ऑफ फूड में मदद करते हैं। उन ऑर्गन्स को हम कहते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। तो यहाँ से दो बातें क्या क्लियर हो रही है? एक बात कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में उसके दो कंपोनेंट्स हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल है जो लंबा सा पाइप है जिसको हमने गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट भी बोला, और दूसरा कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं जो फूड के फिजिकल डाइजेशन में या फिर केमिकल डाइजेशन में मदद कर रहे हैं। ठीक है, एंड दीज आर टू कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में बच्चों हमने देखा कि एक एंटीरियर ओपनिंग है, दूसरी पोस्टीरियर ओपनिंग है। एनिमल किंगडम की अगर हम बात करें बच्चों, अगर एनिमल किंगडम की हम बात करें तो ऑलमोस्ट एवरी ऑर्गेनिज्म हैज़ डाइजेस्टिव सिस्टम, बट कुछ ऑर्गेनिजम्स में वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स की हम बात करें तो सबके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। लेकिन कुछ जो लोअर एनिमल्स हैं उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट नहीं होता। कंप्लीट नहीं होता का मतलब ये है कि उनके पास, हमने क्या देखा यहाँ पर एलिमेंट्री कैनल में हमारी दो ओपनिंग्स हैं, माउथ और एनस है, उनके पास एक सिंगल ओपनिंग होती है। अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें, ठीक है बच्चों, स्पॉन्जेस में ये होता है कि उनकी जो सिंगल ओपनिंग होती है, एलिमेंट्री कैनल की, डाइजेस्टिव सिस्टम की एक सिंगल ओपनिंग होती है जहाँ से फूड अंदर भी आता है और अनडाइजेस्टेड पार्ट ऑफ फूड बाहर भी जाता है। इसलिए इस तरह के एग्जाम्पल, इस तरह को हम इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। इसको क्या कहा हमने? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम या इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट्स। इसका एग्जाम्पल क्या है? स्पॉन्जेस है, स्नाइडीरियंस हैं, इसके एग्जाम्पल्स हैं। इनकी एक सिंगल ओपनिंग होती है। ये एक बहुत ही इफिशिएंट तरीका नहीं है। इसमें होता क्या है कि एक बार आपने फूड ले लिया स्पॉन्जेस ने या स्नाइडीरियंस ने, तो जब तक वो कम्प्लीटली डाइजेस्ट नहीं होता और उसका अनडाइजेस्टेड पार्ट बाहर नहीं, वो एक्सक्रीट आउट कर देता, तब तक वो दोबारा फूड नहीं ले सकता। लेकिन हमारे साथ क्या होता है कि बेसिकली हमने एक बार खाया, फिर हमें अच्छा खाना मिला तो दोबारा खाया, तीसरी बार खाया, हमारा चलता रहता है, जस्ट बिकॉज ऑफ वी हैव टू ओपनिंग्स of alimentary canal. That is why this kind of alimentary canal is called complete alimentary tract, and this kind of where there is single opening is called incomplete digestive system or digestive tract. ओके, आई होप आपने ये लिख लिया होगा। मैं आपको 1 मिनट का अगर टाइम दे दूं तो आप इसे कंप्लीट लिख लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमारा अप्रोच क्या रहेगा कि हम किस तरह से ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ें? ठीक है, तो हमारा अप्रोच हम किस तरह से प्रोसीड करने वाले हैं कि पहले हम स्ट्रक्चर्स जो इन्वॉल्व हैं उनको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, काइंड ऑफ कह सकते हैं एनाटॉमी के बारे में कि जो भी स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं आपके एलिमेंट्री कैनल में, डाइजेस्टिव सिस्टम में, पहले उनकी स्टडी करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगला सेक्शन होगा कि वो कैसे काम कर रहे हैं। एक बार स्ट्रक्चर से आप अवेयर हो जाएं तो वो कैसे काम कर रहे हैं समझना बहुत आसान आपके लिए हो जाएगा। सो वी विल स्टार्ट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ओके,
ठीक, तो हमने क्या बोला कि जो एंटीरियर ओपनिंग होती है एलिमेंट्री कैनल की, उसको हमने बोला माउथ। दैट और जो दैट इज कवर्ड बाय लिप्स, आपके लिप्स से जो कवर होता है, जो ओपनिंग होती है, उसको हमने क्या बोला, माउथ। एंड दिस माउथ ओपन्स इनटू द बकल कैविटी। सब लोग आ कीजिए। द स्पेस दैट इज गेटिंग क्रिएटेड इनसाइड द माउथ इज कॉल्ड बकल कैविटी और ओरल कैविटी। क्या बोला हमने, बकल कैविटी या फिर ओरल कैविटी। इसमें कुछ स्ट्रक्चर्स दिखेंगे आपको, उन स्ट्रक्चर्स की चलिए हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर मैं आपको स्ट्रक्चर्स के बारे में आप बात करने बोलूँ तो आपको यू सी लॉट ऑफ स्ट्रक्चर्स। आप बोलेगा कि टीथ है, टंग है, ठीक है, मेजरली टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड्स मिलेंगे आपको यहाँ पर, ठीक है, पैलेट मिलेगा। अब हम सबकी सेक्शन वाइज स्टडी करने वाले हैं। द फर्स्ट थिंग दैट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ इज आवर टीथ। ठीक है, तो आप चाहें तो कॉपीज में हेडिंग डाल दें, टीथ। ठीक है बच्चों, आपका जो टीथ की डिटेल्ड स्टडी है वो ना ही आपके नीट का हिस्सा है, ना ही आपके बोर्ड्स का एक क्लास 11 का जो आपका सिलेबस है उसका हिस्सा है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा इसके डीप स्टडी पे नहीं जाएंगे, बेसिकली कुछ चीज़ों को जानेंगे जो हमारे नीट के नज़रिए से भी इम्पॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, टीथ है। टीथ का जो आउटर कवर है, आपने अब तक हमेशा से जाना है कि इसको हम लोग इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं, जो वाइट पार्ट होता है, जो टीथ का आउटर कवर है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, इनामेल। ठीक है, मैं कुछ यहाँ पे टीथ, एक्चुअली टीथ के 4 डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, उसका मैं आपको नाम यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप चाहें तो नोट कर लें। टीथ, इनामेल जो सबसे आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर होता है डेंटिन, उसके अंदर होता है पल्प, और उसके अंदर होता है सीमेंटम। ठीक है, जो आउटर कवर है जो आपके टीथ का, उसको हमने क्या बोला, इनामेल बोला। ठीक है, और ये कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो ये इसे हम हार्डेस्ट सब्सटेंस भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, मैंने क्या बोला, हम वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टीथ, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट टीथ। ठीक है, जो सबसे आउटर कवर है उसको हमने क्या बोला, इनामेल, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, ये बहुत ही हार्ड होता है, इवन हार्डेस्ट भी कहते हैं बॉडी में। ठीक है, उसके बाद जो कंपोनेंट, उसके अंदर जो कंपोनेंट होता है उसको हम डेंटिन कहते हैं, फिर पल्प है, फिर सीमेंटम है। बच्चों यह जो पल्प है, यहाँ से नर्व्स का नेटवर्क शुरू होता है, नर्व्स और ब्लड वेसल्स का। तो आप क्या है कि जब आप कई बार पानी पीते हैं, ठंडा है फिर गर्म, तो आपको वो जो दांतों में पकड़ता है उसे हम ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपका पल्प एक्सपोज हो जाता है किससे, गर्म या ठंडे पानी से। दैट वाई इट गेट्स अ चिली सेंसेशन। ठीक है, क्योंकि नर्व्स वहाँ पर होते हैं। हम टीथ के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। टीथ के कौन से कंपोनेंट है, इनामेल, डेंटिन, पल्प और सीमेंटम। 4 कंपोनेंट्स हैं उसके। सबसे आउटर को हमने क्या बोला, इनामेल बोला, जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, और ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है बॉडी का। जो पेन की फीलिंग जो आती है, क्यों, कहाँ से आती है, पल्प से आती है, जो जिसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स की सप्लाई होती है। तो मैंने बोला कि आप गर्म ठंडा पानी पीते हो, जो चिली फीलिंग आती है, कई बार दांतों में पकड़ता है, वो किसकी वजह से होता है, क्योंकि बिकॉज योर पल्प हैज़ बीन एक्सपोज टू दैट कोल्ड और हॉट वाटर। ओके, इसके अलावा हमारे जॉज से अटैच करने के लिए टीथ को, जॉज से अटैच करने के लिए टीथ को कुछ लिगामेंट्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं, मैं ये 5वां कंपोनेंट एक्चुअली, उन्हें हम पेरीडोंटल लिगामेंट्स कहते हैं। ज़रा इसको हम फिर से रिपीट करते हैं बच्चों। क्या बात कर रहे हैं हम, जो आउटर कवरिंग है टीथ की, उसने हमने क्या बोला, इनामेल बोला। ठीक है, उसके अंदर की जो लेयर है उसको हमने डेंटिन बोला। पल्प वो जगह है जहाँ से नर्व्स और ब्लड वेसल स्टार्ट हो रहे हैं। फिर
अंदर जो लेयर है उसको हमने बोला सीमेंटम, जो हमारे जॉ से पकड़ के रखने में मदद कर रहा है। उसके अलावा एक्चुअली सीमेंटम कनेक्टिव टिश्यू है जो कनेक्ट करता है हमारे जॉ से टीथ को। उसके अलावा जो लिगामेंट्स हैं जो जॉ से स्ट्रांगली अटैच करने की मदद कर रहे हैं टीथ को, उसको हमने बोला पेरिडोंटल लिगामेंट्स। आप चाहें तो इन कंपोनेंट्स के नाम लिख लीजिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, एक नए टर्म से ये टीथ के बेसिक कंपोनेंट्स के बारे में जाना। इससे ज़्यादा हमारे नीट में या फिर हमारे 11th के सिलेबस में हिस्सा नहीं है, दैट्स वाई वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस मच अबाउट दैट। दो बातें आपको याद रखनी है कि आउटर कवर को इनामेल कहते हैं जो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, वो हार्डेस्ट होता है। और उसके अलावा हमारा जो नर्व सेल है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पल्प से स्टार्ट हो रहे हैं, पल्प से स्टार्ट हो रहे हैं। और आखिरी बात इसमें आपको याद रखनी, वो लिगामेंट जो आप जॉ से जोड़े रख रहा है टीथ को, उसको हम लोग कहते हैं पेरिडोंटल लिगामेंट। बल्कि आप चारों के नाम याद रखें तो और भी अच्छा रहेगा। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, नाम का नाम क्या बोला था हमने, इनामेल बोला था। उसके बाद हमने कहा था डेंटिन, फिर कहा था पल्प और फिर सीमेंटम। जो पांचों कंपोनेंट हैं, जो वो लिगामेंट जो जॉ बोन से अटैच कर रहा है हमारे टीथ को, उसे हमने बोला पेरिडोंटल लिगामेंट। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों और बात करते हैं अब एक नए वर्ड की बात करते हैं जिसको हमने बोला, एक सेकेंड तो पास कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अगला एक वर्ड हम पढ़ने वाले हैं डेंटिशन, ठीक है। डेंटिशन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। जो अरेंजमेंट ऑफ टीथ होती है आपके जॉ में, उसके हम कहते हैं डेंटिशन। आपके जॉ में अरेंजमेंट ऑफ जो टीथ है उसे हमने क्या कहा, डेंटिशन। बच्चों मैमल्स के लिए ये डेंटिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैमल्स को आप उसके डेंटिशन से पहचान सकते हैं। क्या कह रहा हूँ मैं कि ये डेंटिशन जो है, अरेंजमेंट ऑफ टीथ जो है, वो मैमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मैमल्स कैन बी आइडेंटिफाइड जस्ट विद देयर डेंटिशन। आप अगर कुछ आर्टिकल्स पढ़ेंगे बायोलॉजी में, कुछ रिसेंट रिसर्चेस के एवोल्यूशन के पेपर्स पढ़ेंगे, तो पता ये चलेगा कि निएंडरथल्स से लेकर जो अर्ली ह्यूमंस के बारे में स्टडी होती है, तो सबसे पहले उनका जो फीचर्स को समझने के लिए उनके हम डेंटेशन को देखते हैं। बल्कि अभी भी बहुत सारे जो सैंपल्स हैं हमारे पास अवेलेबल, मतलब डिफरेंट एक्सकेवेशन में जो मिले हैं, उनमें सबसे पहली स्टडी किनकी की जाती है, डेंटेशन की स्टडी की जाती है, ठीक है। दैट्स वाई द अरेंजमेंट ऑफ टीथ जो हो जाता है हमारे जॉ बोन में, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जिसे हम क्या कहते हैं, डेंटिशन, ठीक है। डेंटिशन में अब अगर आपको मैं खुद समझने बोलूँ तो आप डिफरेंट तरीके की चीज़ें आप समझ सकते हैं और बता सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ये देखते हैं बच्चों कि हमारा जो टीथ है, आप जैसे यू विल फील, जस्ट ट्राई टू मूव योर टंग अराउंड योर टीथ, आपको फील होगा कि नॉट एवरी टीथ इज सिमिलर। हर टीथ एक दूसरे के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सारे टीथ के हैं अलग अलग हैं, स्ट्रक्चरली अलग अलग हैं। स्ट्रक्चरली अलग अलग हैं तो उनका फंक्शन भी अलग है, ठीक है। सो एज यू आर सीइंग दैट देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, देयर आर different kinds of teeth in your oral cavity, and this is called heterodont. This is called heterodont. ये आपने बचपन से पढ़ा है कि 4 तरह के टीथ आपके माउथ में होते हैं। अब तो माउथ में नहीं कहा कि हम किस में कहेंगे, ओरल कैविटी में कहेंगे। क्यों? क्योंकि माउथ तो ओपनिंग है, जो स्पेस है उसको हमने क्या बोला, ओरल कैविटी, और टीथ जो अरेंज्ड है कहाँ पर है, ओरल कैविटी में है, ठीक है। जो डिफरेंट काइंड ऑफ टीथ है आपके ओरल कैविटी में, उसको हमने क्या बोला, हीट्रोडोंट। क्या बोला उसको हमने, हीट्रोडोंट। अगर आपको मैं एक बार रिमाइंड करने बोलूँ कि बच्चों याद करो कि आपने क्या क्या पढ़ा था, कौन कौन से टीथ थे आपके, एक था इंसीजर, फिर कैनाइन, फिर प्रीमोलर और फिर मोलर। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इससे पहले कि हम डेंटिशन पे बात करें, एक ह्यूमंस के दांतों के अरेंजमेंट की बात करें, ज़रा सा इसके हम
अरेंजमेंट को के स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। आप अपने जस्ट फील योर ओरल कैविटी और टीथ, आपको ये पता चलेगा कि एक जॉ ऊपर है और एक नीचे है, कुछ इस तरह से, ठीक है। एक जॉ ऊपर और एक नीचे। तो आगे के जो आपके बाइटिंग टीथ हैं, ठीक है, उनको आप अगर देखेगा तो पता चलेगा कि आगे ऊपर अपर जॉ के हाफ टीथ एक जैसे हैं और हाफ टीथ एक जैसे हैं, आधे दांत एक जैसे, आधे दांत एक जैसे। तो इस तरह से हमारा 4 सेक्शन बन गया। कितना बन गया? 4 सेक्शन जो सेम है, सिमिलर है जो, ठीक है। अपर जॉ और लोअर जॉ सेम है और अपर जॉ का एक हाफ दोनों हाफ एक दूसरे से सेम है। इसी तरह लोअर जॉ का दोनों हाफ एक दूसरे से सेम है, ठीक है। तो अगर किसी एक हाफ की स्टडी आप कर लें, तो आपको इसकी भी के बारे में पता चल जाएगा, और जब इसके और इसके बारे में पता चल गया तो इसके बारे में पता चल जाएगा। तो हमारा टारगेट क्या है बच्चों कि हम क्या एक हाफ की स्टडी को समझ लें, फिर उससे कनेक्ट कर लेंगे चीज़ों को। तो वापस हम फिर डेंटिशन पे आते हैं और मैं आपको याद दिलाता हूँ कि कितने तरह के आपने टीथ पढ़े थे। इंसीजर, केनाइन्स, प्रीमोलर्स और मोलर्स। इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। जो सबसे आगे के दांत हैं जो बाइटिंग के काम में आते हैं। किसके काम में आते हैं? बाइटिंग के काम में आते हैं। उसे हमने बोला इंसीजर। इसके नंबर होते हैं 2, ठीक है। 2 होंगे आपके। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 2 अपर जॉ एंड हाफ ऑफ द अपर जॉ। हम काउंटिंग कौन से टीथ की कर रहे हैं बच्चों? एक हाफ की कर रहे हैं एक पार्टिकुलर जॉ के, अपर या फिर लोअर। अपर जॉ का एक हाफ में बाइटिंग टीथ आपके कितने हैं? 2, जिसे हमने क्या बोला? इंसीजर। अगला है आपका टीयरिंग के लिए टीथ काम आता है, जिसको हमने बोला केनाइन, जिसका नंबर है 1, ठीक है। बच्चों केनाइन को लेकर भी एक बहुत ही अच्छी एवोल्यूशन की थ्योरी है। पहले ये समझाता था कि हमारा जो केनाइन है पहले साइज़ बड़ा हुआ था, धीरे धीरे वो छोटा हो गया। बड़ा साइज़ होता था इसलिए ताकि हम टीयरिंग कर सकें, तब हम मीट ज़्यादा खाया करते थे, रॉ मीट ज़्यादा खाया करते थे, तो हमारा केनाइन का साइज़ बड़ा था। पर धीरे धीरे रॉ मीट का इस्तेमाल कम हो गया, इसलिए केनाइन का साइज़ छोटा हो गया। ये एक हाइपोथेसिस है, लेकिन रिसेंट रिसर्चेस में पता ये चला है कि बच्चों कि ऐसा शायद नहीं था। बात ये थी कि हम जो केनाइन का जो इस्तेमाल करते थे, जो पहले आपस में लड़ाइयाँ बहुत हुआ करती थी ह्यूमन की आपस में, या फिर किसी दूसरे एनिमल से भी। तो जब ह्यूमंस ने जब वेपन्स का डेवलपमेंट नहीं किया था, चाहे स्टोन के फॉर्म में हो चाहे मेटल वेपन के फॉर्म में हो, जब नहीं किया था वेपन्स का डेवलपमेंट, तो ये जो केनाइन टीथ होता था एज ए वेपन फंक्शन करता था, एक दूसरे को काटने के काम आता था, ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि हमने वेपन डेवलप कर लिया, तो केनाइन टीथ के, और हमें उस पार्टिकुलर वेपन की ज़रूरत कम होने लगी। दैट्स वाई इट ग्रू स्मॉलर इन साइज, ठीक है। इंसीजर, केनाइन, और उसका नंबर सिर्फ कितना रहा? 1 रहा। बाकी के दो डिफरेंट टीथ हैं, दोनों को हम ग्रिंडिंग टीथ कहते हैं, बिकॉज बेसिकली दोनों का काम लगभग सेम है, जिसको हमने क्या बोला? ग्रिंडिंग। ग्रिंडिंग का काम है प्रीमोलर और मोलर का, ठीक है। प्रीमोलर जिसका नंबर होता है 2 और मोलर जिसका नंबर होता है 3, ठीक। अब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? नंबर्स के बारे में, और किसका? एक अपर या फिर लोअर पार्ट का एक हाफ की बात कर रहे हैं। इंसीजर जो बाइटिंग टीथ थे वो 2 हुए, केनाइन जो टीयरिंग टीथ था वो 1 हुआ, प्रीमोलर और मोलर दोनों ऑलमोस्ट ग्रिंडिंग का काम करता है, और उसके नंबर क्या हो गए? 2 और 3, ठीक है। तो बात ये हुई कि हमारे पास कितने टीथ हुए? हमारे पास टीथ हुए यहाँ पर 2, 1, 2, 3। एक हाफ, एक अपर या लोअर जॉ का एक हाफ, 2, 1, 2, 3 काउंट करें तो हमें कितना मिलेगा? 2, 1, 3, 2, 5 और 3, 8 टीथ मिले हमारे, ठीक है। 8 टीथ एक हाफ में, तो 16 टीथ दोनों हाफ में, और टोटल कितने हो गए? 32 टीथ। तो अगर हम एक हाफ को समझ लें, एक अपर या लोअर जॉ के एक हाफ को समझ लें, तो सारे टीथ को समझना आसान हो जाता है और हम समझ सकते हैं, बिकॉज द अरेंजमेंट इज सेम, बस डिफरेंट टीथ है, अरेंजमेंट क्या है? सेम है। तो एक हाफ में हमने क्या बोला कि एक हाफ में 2 इंसीजर है, 1 केनाइन है, 2 प्रीमोलर है और 3 मोलर है। ये अपर की बात है, लोअर में भी वही होगा, ठीक है। तो ये अपर लोअर इस, और कितने साइड हैं टोटल? 2 साइड हैं, ठीक। तो 8
8 2 1 2 3 8 8 16 16 इंटू 32। अब इसको आपको मैथमेटिकल फॉर्मूला लगा के आपको डिडक्ट करके 1 नहीं कर देना है, ऐसा नहीं हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे क्या हो रहा है कि नंबर ऑफ टीथ को हम काउंट कर रहे हैं, एक अपर या लोअर जॉ के एक हाफ में 2 1 2 3 8, लोअर में 2 1 2 3 8 16, और दो चूँकि दो हाफ हैं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, कितने हो गए 32 हो गए आपके। और इस ये जो अरेंजमेंट हमने लिखा है इसको हम कहते हैं डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला, ठीक है। तो बच्चों ये डेंटल फार्मूला से सवाल आते हैं कई बार, वो डेंटल फार्मूला के बारे में पूछ लिया जाता है, फ्रॉग के डेंटल फार्मूला के बारे में पूछा जाता है, लेकिन फ्रॉग के डेंटल फार्मूला के बारे में हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। जब हम फ्रॉग की मॉर्फोलॉजी पढ़ रहे होंगे, एनाटॉमी पढ़ रहे होंगे, तब हम फ्रॉग के डेंटल फार्मूला की बात करेंगे। ये डेंटल फार्मूला किसका, एक एडल्ट ह्यूमन का। एक एडल्ट ह्यूमन का डेंटल फार्मूला कितना आया 2123 बाई 2123 इंटू 2। कई बार ये 2 नहीं भी लिखा होता है। और ये 2123 क्यों आया, क्योंकि वी हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ एंड दिस डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, दिस आर टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड हिट्रोडोंट। और मान लीजिए कि किसी ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सिर्फ एक ही तरह के टीथ हैं, उसको हमने बोला आइजोडोंट। ठीक है बच्चों, आइजोडोंट सिमिलर काइंड ऑफ टीथ एक ओरल कैविटी में, लेकिन ऐसा हमारे पास बिल्कुल नहीं है। हमारे पास 4 डिफरेंट तरह के टीथ है, बिकॉज 4 डिफरेंट तरह के टीथ के 4 डिफरेंट तरह के फंक्शन है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हिट्रोडोंट and they are arranged in a particular fashion. That's why they are represented by a dental formula that is 2123 by 2123 into 2. Okay, please note it down. चलिए मैं इसको अब साफ कर रहा हूँ। हिट्रोडोंट हमने समझ लिया, डेंटिशन का पार्ट हमने पढ़ा। डेंटिशन का जो पहला टाइप था उसको हमने क्या बोला, हिट्रोडोंट। एक बार फिर से हम वापस की तरफ चलेंगे। ह्यूमन फिजियोलॉजी हमने पढ़ना शुरू किया है। ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला सेक्शन है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जो फूड को डाइजेस्ट करने में, ताकि फूड इजीली एब्जॉर्ब हो जाए, उसमें मदद करता है। ठीक है। एंड द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ ए वेरी लॉन्ग पाइप दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कैनल, बट दिस एलिमेंट्री कैनल alone is not capable to digest the food. That is why it needs some different organs that are called accessory organs to digest the food. Accessory organs help the physical and chemical digestion of the food. Okay, so basically we get 2 different components of human digestive system. The first one is the alimentary canal, that is a very long pipe which has 2 openings. That is why our digestive system is called complete digestive system. The anterior opening was called mouth and the posterior opening was called anus, and we saw the example where only one opening is present, and that is called incomplete digestive tract. Okay, so alimentary canal or gastrointestinal tract was one of the 2 components of our digestive system. The second one is accessory organs. Accessory organs are very help in the physical and chemical digestion of the food. Okay, and the first accessory organ that we have started to study is called teeth, that is present in the oral cavity, and the arrangement of teeth is called dentition. And in humans, and dentition becomes very important for the study of mammals. And in humans, as there are different kinds of teeth, there are 4 kinds that we are told again and again from earlier classes. That is why it is called heterodont. And we have seen the number of different kinds of teeth. Their function have also been studied here, and they are arranged in a particular fashion and particular number. And that's why we represent it in a dental formula. And the dental formula of a young adult was 2123 upon 2123 multiplied by 2. Okay, so that was heterodont. The second thing that we are going to study about dentition is thecodont. बच्चों आप नोटिस ये करोगे कि हमारा जो टीथ है वो हमारे जो जॉ बोन में इम्बेडेड है, अंदर किया हुआ, चिपका हुआ नहीं है, अंदर डाला हुआ है। ठीक है, तो ये जो इम्बेडेड होता है टीथ हमारा जॉ बोन में, उस तरह के अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, थीकोडोंट। और ये भी बच्चों मैमल्स का, किसका, मैमल्स का फीचर है। और इवन जो डायनासोर्स हुआ करते थे उसमें भी इसी तरह की डेंटेशन होती थी। तो इसमें आप क्या जान रहे हैं थीकोडोंट के बारे में, कि टीथ क्या है, इम्बेडेड।
इन जॉ सॉकेट। आपका जो जॉ है उसमें आपका टीथ क्या है, एम्बेडेड है, उसको हमने क्या बोला, थीकोडॉन्ट। ओके, तो डेंटिशन, अरेंजमेंट ऑफ टीथ, उसके में हमने दो चीज़ें देखी, एक हेटेरोडॉन्ट देखा, हेटेरोडॉन्ट में हमने क्या डेंटल फार्मूला भी देखा, और दूसरी चीज़ हमने ये देखी कि एज आवर टीथ आर not just stuck there but they are embedded in the jawbone, that is why it is called thecodont। क्या बोला हमने इसको, थीकोडॉन्ट। आखिरी बात जो हम पढ़ेंगे, आखिरी बात जो हम पढ़ने वाले हैं डेंटिशन में, इसको हम कहते हैं डाइफायोडोंट। इस टर्म को मैं लिखूं उससे पहले आप ये बताइए कि आप ये जान रहे होंगे कि ड्यूरिंग लाइफ टाइम हम 2 डिफरेंट सेट ऑफ टीथ हमारे माउथ में आते हैं, ओरल कैविटी में आते हैं। पहला जो कि मिल्क टीथ था जिसे हमने कहा था, ठीक है, जो फिर एक 6-7 साल उम्र की होने के बाद फिर वो टूट जाते हैं, फिर उसके बाद परमानेंट टीथ आते हैं, ठीक है। इस तरह का अरेंजमेंट को हम कहते हैं डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट 2 तरह का, ठीक है, एक मिल्क टीथ और दूसरा परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ और आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम टूट जाते हैं, निकल जाते हैं, उसके बाद उसकी जगह कौन ले लेते हैं, परमानेंट टीथ लेते हैं। तो हमने क्या देखा बच्चों की 2 सेट ऑफ टीथ है, 2 सेट ऑफ टीथ है। इसको हमने क्या बोला, डाइफायोडोंट। क्या बोला इसको हमने, डाइफायोडोंट। 2 डिफरेंट सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग लाइफ टाइम, मिल्क टीथ एंड परमानेंट टीथ, ठीक है। एक्चुअली क्या होता है कि बच्चों की जब एज यू ग्रो, जब आप बड़े होते हैं तो हमारे जॉ का साइज़ बड़ा होता है, जॉ का साइज़ बड़ा होता है, और जो मिल्क टीथ होता है ना उसका साइज़ छोटा होता है, तो वो गिर जाते हैं और परमानेंट टीथ लार्जर जॉ बोन्स में फिट होने के लिए परमानेंट टीथ आ जाते हैं, ठीक है। तो डेंटिशन में हमने 3 बातें पढ़ी। पहली बात थी हेटेरोडोंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ, उसमें हमने डेंटल फार्मूला पढ़ा। दूसरी बात हमने क्या देखी, थेकोडोंट कि हमारा टीथ क्या है, एम्बेडेड है जॉ बोन्स में। और तीसरी बात हमने क्या देखी, डाइफायोडोंट। डाइफायोडोंट में 2 सेट ऑफ टीथ है। इससे पहले कि डेंटिशन को ख़त्म करें, एक आखिरी बात इसमें हम ये मैं आपको बताऊं मोलर्स के बारे में। जो ग्रिंडिंग टीथ का पार्ट था मोलर्स, आपने कितना देखा था, 3 नंबर देखा था, किसमें, 1/2 ऑफ अपर जॉ, 1/2 ऑफ लोअर जॉ, उसमें क्या था, नंबर 3 था। बच्चों क्या है, वह ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन में हमारे जॉ का साइज़ छोटा होता गया है, जॉ का साइज़ छोटा हो गया है। तो जो लास्ट मोलर है जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं, किसको कहते हैं, विजडम टीथ। जो लास्ट मोलर है उसे हमने क्या बोला है, विजडम टीथ बोला है। लास्ट मोलर जो है विजडम टीथ। हमारे जॉ का साइज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एवोल्यूशन में छोटा हो गया है। तो जो लास्ट जो मोलर है जिसे हमने विजडम टीथ का है, वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया है, मतलब उसको जगह ही नहीं है काम करने के लिए, ठीक है। तो अब बहुत ज़्यादा यूजेबल फॉर्म में वो नहीं रहा है, इसलिए कई बार हम लोग लास्ट मोलर या विजडम टीथ को हम लोग वेस्टिजियल भी कहते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन। आपने वेस्टिजियल ऑर्गन का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि ऐसे ऑर्गन्स आपके बॉडी के ऐसे हिस्से जो आपकी बॉडी में हैं, तो लेकिन उनका कोई एपरेंट या फिर नॉन एपरेंट इस्तेमाल नहीं है, जो बस ऐसे ही पड़े हुए हैं, जैसे वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। उसमें एक किसको इंक्लूड कर दिया गया है, विजडम टीथ को, बिकॉज वो आपके उगे ना उगे ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इससे ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि एवोल्यूशन के प्रोसेस में हमारे जॉ का साइज़ छोटा हो गया है और उसको जगह ही नहीं है उतनी कि वो अच्छे से अपना काम कर सके, और ग्राइंडिंग का काम प्री मोलर्स भी अच्छे से कर पा रहे हैं। दैट इज़ वाई इट इज़ अ वेस्टिजियल ऑर्गन। ठीक है बच्चों, इससे पहले कि हम आज की क्लास को फिनिश करें, एक बार फिर से रिपीट करते हैं हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने ह्यूमन फिजियोलॉजी को पढ़ना शुरू किया है, ह्यूमंस की फिजियोलॉजी को। इसको पढ़ने के लिए हमने देखा कि 2 अप्रोच हो सकते हैं हमारे, रिडक्शनिस्ट अप्रोच हो सकता है या ऑर्गेनिज्मिक लेवल ऑफ स्टडी हो सकती है। तो हम दोनों को मिक्स करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। जो आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो आपको समझ में आएगा कि किस तरह से हम कंपोनेंट्स को तोड़ रहे हैं। जैसे हमने कहा ना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल है, टीथ है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, एक लार्जर ऑर्गेनिज्म है ह्यूमन, उसके सिंपल कंपोनेंट्स को तोड़ रहे हैं, फिर उसका स्टडी कर रहे हैं। दिस इज रिडक्शनिस्ट अप्रोच। ठीक है, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात की, ऐसा सिस्टम जो आपके फूड को डाइजेस्ट करने में मदद कर रहा है, ठीक है, ताकि वो हमारा फूड अच्छे से एब्जॉर्ब हो सके।
इसके लिए ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जो 2 कंपोनेंट होते हैं, एक लंबा सा पाइप जिसे हमने क्या कहा, एलिमेंट्री कैनल कहा, जिसकी एंटीरियर ओपनिंग को माउथ कहा और पोस्टीरियर ओपनिंग को एनस कहा। दूसरा कंपोनेंट्स थे एसेसरी ऑर्गन्स। चूँकि सिर्फ एलिमेंट्री कैनल फूड को डाइजेस्ट करने में कैपेबल नहीं था, इसलिए कुछ और भी ऑर्गन्स की ज़रूरत थी, जिसे हमने क्या बोला, एसेसरी ऑर्गन्स, जो फूड को केमिकली और फिजिकली डाइजेस्ट करने में मदद कर रहे हैं। अब हमारे फिजियोलॉजी को पढ़ने का अप्रोच ये था कि पहले हम स्ट्रक्चर्स की स्टडी करें, ठीक है। स्ट्रक्चर्स की स्टडी करने को हमने इनिशिएट कहाँ से किया, माउथ से, जो आपकी ओपनिंग है किसकी, एलिमेंट्री कैनल की। माउथ की ओपनिंग जो वहाँ पे ओपन होती है, उस स्पेस को हम लोग ओरल कैविटी या फिर बकल कैविटी कहते हैं। यहाँ पर आपके कुछ एसेसरी ऑर्गन्स हैं, जिसमें सबसे पहला जो हमने पढ़ना शुरू किया है वो है टीथ, और टीथ के अरेंजमेंट को हमने डेंटेशन बोला। 3 तरह के डेंटेशन को हमने यहाँ पे समझा। एक था हिट्रोडोंट, डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ। हिट्रोडोंट को समझने के लिए हमने डिफरेंट काइंड्स ऑफ टीथ के नाम जाने, उसका फंक्शन जाना, उसका नंबर जाना, और उसके नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने डेंटल फार्मूला जाना। दूसरा ऐसा था हमारा टीथ के साथ कि दे आर एम्बेडेड इन द जॉ सॉकेट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड थीकोडोंट। और तीसरी बात, हमने टीथ के बारे में ये जाना कि वी हैव 2 डिफरेंट सेट ऑफ टीथ ड्यूरिंग द लाइफ टाइम एंड दे आर कॉल्ड डाइफायोडोंट, ठीक है। तो फिर लास्ट में हमने क्लास फिनिश किया कि लाइक हमारा जो मोलर्स है, लास्ट मोलर है, जिसे हम विजडम टीथ कहते हैं, दैट इज़ ऑफ नॉट वेरी मच ऑफ यूज, दैट इज़ वाई इट इज़ वेस्टिजियल इन नेचर। तो आज की क्लास के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।